नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अंतिम खाते पढ़ रहे थे। अंतिम खाते में निर्माणी खाता बोले तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपना कंप्लीट हो गया था। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंस किस में डालते हैं? व्यापार खाते में डाला जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का उद्देश्य क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट का मुख्य उद्देश्य ट्रेडिंग अकाउंट से सकल लाभ और सकल हानि की क्या जानकारी होती है। सीधा क्वेश्चन आपसे मुख्य उत्तर यही पूछने की आशंका है कि व्यापार खाता किस काम में आता है, तो यह सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करने काम आता है। व्यापार खाते से लेखा अवधि में बेचे गए माल की लागत, जो माल की लागत लगी आपके, और शुद्ध विक्रय कितने रुपए में बेचा है, उनका अंतर क्या कहलाता है? सकल लाभ या सकल हानि कहलाता है। आपने मैथ पढ़ा होगा, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, लागत कम है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? लाभ होगा, शुद्ध लाभ होगा, ठीक है। और जैसे ही आपका लागत ज्यादा हो जाएगी, लागत ज्यादा है और क्रय मूल्य क्या है? लागत या क्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। ऐसे में आपको होगी सकल हानि, ठीक है। यही बता रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्यापार खाता से संबंधित समीकरण क्या है? क्या समीकरण बनेगा? सकल लाभ कैसे निकालेंगे? शुद्ध विक्रय वही है। शुद्ध विक्रय में क्या निकाल देंगे? बेचे गए माल की लागत निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा? सकल लाभ आ जाएगा। आपसे पूछे शुद्ध विक्रय, तो शुद्ध विक्रय कैसे निकालेंगे? शुद्ध विक्रय यह है, इसे ये अपने को ज्ञात करना है। तो ऐसे में जो ज्ञात करना है उसको उसी स्थान पर रहने दो, बाकी का पक्षांतरण कर दो। ये माइनस में है बेचे गए मूल्य की लागत, इसका पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण कर दो, इधर इधर घूम के आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, सकल लाभ में ऐड हो जाएगा, सकल लाभ प्लस बेचे गए माल की लागत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। व्यापार खाते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार खाते का मुख्य उद्देश्य लाभ कमान, सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी होता है। प्रत्यक्ष व्यय की जानकारी हो गया, अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक की जानकारी, बेचे गए माल की लागत क्या हो रही है उसकी जानकारी, शुद्ध क्रय और शुद्ध विक्रय की जानकारी होती है। साथ में लाभ, शुद्ध जो आपको सकल लाभ हो रहा है उसका तुलनात्मक अध्ययन, पिछले साल के लाभ से अध्ययन क्या कर सकते हैं? तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। साथ में आपको जो हानि हुई है, आपको अगर सकल हानि होती है तो ऐसे में आप क्या रचनात्मक बदलाव करेंगे, क्या नया नियम योजना बनाएंगे, उसके बारे में भी अपन सकल लाभ हानि से निर्णय लेने की क्षमता में रहते हैं। तो ये है डेबिट पक्ष में। तो इसके भी देखो, व्यापार खाते के भी दो पक्ष, कितने पक्ष होंगे? व्यापार खाते के भी दो पक्ष होंगे, एक आपका होगा डेबिट पक्ष, एक होगा क्रेडिट पक्ष, ठीक है। दो पक्ष होंगे, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। व्यापार खाते के दोनों पक्ष होंगे। तो डेबिट पक्ष में कौन सी मदें लिखी जाती हैं उसकी जानकारी कैसे करेंगे? प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। गत वर्ष का आपका कोई माल जो बिका हुआ, बिना बिका रह गया, ठीक है, आपके पास पड़ा रह गया, पूरा साल निकल गया, आपके पास पड़ा रह गया, वो क्या कहलाएगा? बिना बिका माल कहलाएगा। उसे चिट्टे के संपत्ति पक्ष में रखेंगे, क्योंकि आपने को पता है जो अपने पास माल पड़ा वो क्या है? संपत्ति है, दायित्व तो है नहीं, तो संपत्ति पक्ष में रखा जाता है। वही स्टॉक, जो इस स्टॉक गत वर्ष के स्टॉक की बात करें हैं, वही स्टॉक व्यापार खाते के कौन से पक्ष में लिखते हैं? डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। नवीन व्यापार कहीं होता है तो वहां पर तो आता ही नहीं है, वहां स्टॉक बचता ही नहीं है। नवीन व्यापार में सब शुरुआत क्या होती है? नई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रय मूल्य, क्रय में नगद और उधार दोनों को शामिल किया गया है। शुद्ध क्रय राशि में क्रय वापसी, क्रय परचेज रिटर्न, देखो हमेशा परचेज रिटर्न परचेज में से घटाया जाता है। जो परचेज अमाउंट है उसमें से परचेज रिटर्न क्या करेंगे? घटा देंगे। व्यापार के स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए कुछ राशि निकाली है, व्यापार के स्वामी ने निजी प्रयोग तो कुछ राशि निकाली है, माल निकाला है। जब परचेज अकाउंट है तो माल की बात होगी, माल निकाला है, दान में दिया है, दान में माल दिया है, नमूने में दिया गया माल, और जो मार्ग में आ रहा है माल, वो अगर शुद्ध क्रय में, उसको क्या है? शुद्ध क्रय में सम्मिलित नहीं किया जाता। कौन से माल को? स्वामी द्वारा निकाले गए माल को, दान में दिए गए को, नमूने वाले को, और मार्ग में जो माल है, मार्ग का माल है, ऑर्डर कर दिया, रास्ते में आ रहा है, अभी तक अपने स्टॉक में नहीं आया है, उसको मार्ग में माल कहते हैं, को शुद्ध क्रय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यदि ऐसा माल शुद्ध क्रय में सम्मिलित है, तो उसे घटाया जाएगा, मतलब संबंधित खाते को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और जो परचेज अकाउंट से कर देंगे क्रेडिट कर देंगे।
संबंधित खाता तलपट में लिखा होने की स्थिति में क्रय में से राशि क्या है, गठी हुई है। अगर संबंधित अकाउंट, जिस अकाउंट की अपन बात कर रहे हैं वह अकाउंट क्या है, अगर तलपट में पहले से ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें राशि क्या है, गठी हुई है। ठीक है, कौन सी राशि, जो अपन आहरण के इनके खातों की बात है, अगर उसका उल्लेख कहाँ है, तलपट में है, तो ये माना जाएगा कि राशि पहले से क्या है, गठी हुई है। अतः नमूने के माल दान में दिए गए माल को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो इनको किस में दर्शाएंगे, लाभ हानि खाते में दर्शाएंगे। और जो आहरण, जो माल का आहरण करा है स्वामी ने, स्वामी अगर माल का आहरण करता है तो कैपिटल अकाउंट होता है ना, तो कैपिटल अकाउंट में से उसको गठाया जाएगा। मार्ग में माल है वह संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा, वह आपकी क्या है, संपत्ति है। व्यापारिक बट्टा क्रय में से घटाकर ही क्रय की प्रविष्टि की जाएगी। व्यापारिक बट्टा तो वैसे ही क्या है, आपको पता है व्यापारिक बट्टा पुस्तकों में लिखते हैं क्या, पुस्तकों में व्यापारिक बट्टा नहीं, नगद बट्टा का उल्लेख होता है। तो ऐसे में व्यापारिक बट्टा है, उसको घटाने के बाद ही क्रय मूल्य की प्रविष्टि की जाएगी, उसको लिखा नहीं जाता है। प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, माल के क्रय कर गोदाम तक पहुंचने के। आपने यहां से, ये फर्म है ए, यहां से माल क्रय करा और ये आपका गोडाउन है, ठीक है, यहां तक आपके माल पहुंच गए, यहां तक आपके माल पहुंचने तक जो भी व्यय होता है, मतलब यहां से क्रय करने से लेकर यहाँ पहुंच रहा है, क्रय करने के बाद में जो भी माल आपके मजदूर लग रहे हैं, लेबर लग रही है, भरने के लिए, उतारने के लिए, गाड़ी का भाड़ा वाड़ा, ठीक है, ये सब जो भी लग रहा है वो सब किस में आता है, प्रत्यक्ष व्यय में आते हैं। साथ ही क्रय किए गए माल को बिक्री योग्य स्थिति में लाने के व्यय भी समझ क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। गोडाउन तक आ गया, फिर गोडाउन से कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा। मार्केट में बेचने के लिए, प्रमोशन वो नहीं, मार्केट में बेचने की स्थिति में आ जाए, मतलब आपने माल खरीदा और माल को तैयार कर दिया, बेचने की लायक स्थिति, कौन सी स्थिति, बेचने लायक स्थिति में पहुंच जाए, उसको क्या कहेंगे, उन ऐसी स्थिति में बेचने योग्य उसको बना देंगे। उस बेचने योग्य बनाने तक जो भी व्यय लगेगा वो सारा किस में आता है, प्रत्यक्ष व्यय में आता है। बेचने योग्य जब तक बन जाता है, माल पूरा बेचने योग्य स्थिति के लिए तैयार हो जाता है, तब तक के होने वाले समस्त व्यय क्या होंगे, प्रत्यक्ष व्यय होंगे। आगे एग्जांपल मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा प्रत्यक्ष व्यय कौन कौन से होंगे। देखो, भाड़ा, ढुलाई वाहन व्यय, ठीक है, ये हो गया। माल के क्रय पर चुकाया गया भाड़ा, माल क्रय करा उस समय चुकाया गया भाड़ा। ढुलाई, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है। वाहन व्यय किसमें पक्ष में लिखे जाते हैं, डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है गाड़ी भाड़ा, आवक गाड़ी भाड़ा। आवक गाड़ी भाड़ा का मतलब है जब गाड़ी आपके पास आ रही है माल भरकर। एक होता है जावक, उसमें क्या होती है, गाड़ी आपके भर के दूसरे के पास जा रही है, उसको बोलते हैं जावक गाड़ी भाड़ा, ठीक है। कैरिज इनवार्ड है और एक कैरिज क्या है, आउटवार्ड है। आउटवार्ड मतलब अपने से बाहर जा रहा है, ठीक है। गाड़ी भाड़ा भी व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में ही लिखते हैं। गोदी पर भार, ये कहाँ लगता है, ये लगता है समुद्री सीमाओं पे लगता है, ठीक है, डॉकयार्ड वाला। तो गोदी पर भार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ठीक है। निर्माणी व्यय, माल के निर्माण करने पर किए गए व्यय। कारखानों में शक्ति का मतलब बिजली, कोयला, गैस, कारखाना प्रकाश व्यय, तेल, ठीक है, के मूल्य के जो भी मूल्य लगेंगे वो सब किस में आएंगे, मशीन पर कोई खर्चा हुआ है, कौन सा, मूल्य ह्रास, ये सभी किस में आते हैं, डेबिट पक्ष में आते हैं। किस में आते हैं, डेबिट पक्ष में आते हैं। तो एग्जांपल आप हल्के हल्के एक दो बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। ये सब कौन से व्यय हैं, ये सब प्रत्यक्ष व्यय हैं। मजदूर की मजदूरी होगी या वेतन हुआ, वो भी किस में आएंगे, प्रत्यक्ष व्यय में आएंगे। अधिकार शुल्क क्या होता है, रॉयल्टी होती है। आप किसी जगह दूसरे की संपत्ति, उसमें कुछ खोद के खनन करके ला रहे हैं, वो भी क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है, ठीक है। किसी संपत्ति के प्रयोग के बदले भुगतान की गई राशि। पैकिंग सामग्री व्यय, आपने सामग्री की पैकिंग कर रहे हैं उस समय होने वाला व्यय, ठीक है, वो भी किस में आता है, प्रत्यक्ष व्यय में ही आएगा। पैकिंग का मतलब बेचने की स्थिति में कब आएगा, जब पैकिंग हो तभी तो आएगा। तो बेचने की स्थिति आ रहा है, वो सब पैकिंग तक की स्थिति में आ रहा है, वो सारा क्या है, आपका प्रत्यक्ष व्यय है। क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें,
ये तो होगी डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाले मुद्दे। क्रेडिट पक्ष में क्या लिखेंगे, विक्रय। क्रेडिट पक्ष में कौन सा होगा, जहां से अपने पास आय आ रही हो, क्या कहलाएगा, क्रेडिट पक्ष कहलाएगा। जहां अपने पास क्या हो रहा है, खर्चा, जहां अपने पास क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, वो कौन सा पक्ष कहलाएगा, डेबिट पक्ष कहलाएगा। ये पढ़ने से आपको पता चल गया होगा। विक्रय, विक्रय में नगद व उधार माल का विक्रय क्या कहलाता है, विक्रय कहलाएगा। ठीक है, विक्रय वापसी, अगर विक्रय वापसी हुई, सेल रिटर्न, अगर सेल रिटर्न है तो उसको सेल में से कम कर देंगे, परचेज रिटर्न है तो परचेज में से कम कर देंगे ऊपर वाले में। ये सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न क्या कर देंगे, सेल रिटर्न को सेल में क्या कर देंगे, घटाकर विक्रय की राशि लिखी जाती है। व्यापारिक बट्टा विक्रय में से घटाकर ही विक्रय खाता क्रेडिट किया जाता है। ये तो बस ही पता है आपको, घटाकर ही करेंगे। तलपट में व्यापार बट्टा लिखा है तो विक्रय में घटाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी किस में आता है, तो एक तो विक्रय आ गया, क्रेडिट पक्ष में क्या आ गया, एक तो विक्रय, दूसरा क्या आ गया, अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किस में आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट में, और क्लोजिंग स्टॉक किस में आता है, क्रेडिट पक्ष में आता है। ठीक है, लेखा वर्ष की समाप्ति तक क्रय किया गया माल पूर्ण रूप से नहीं बिकता है तो बचा हुआ माल अंतिम स्टॉक कहलाता है। तलपट की रचना के पश्चात अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। इसी वजह से तलपट के नीचे क्या लिखा जाता है, ध्यान देना, तलपट की रचना के पश्चात अंतिम स्टॉक का क्या किया जाता है, मूल्यांकन। आपसे पूछेंगे तो तलपट अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन क्या किया जाता है, तो तलपट की रचना के बाद में मूल्यांकन किया जाता है। और पहले बताया आपको, इसको फुट नोट में कहा लिखते हैं, नीचे फुट नोट में नीचे लिखते हैं किसके, तलपट के। दोहरा लेखा प्रणाली के तहत प्रविष्टि का लेखा दो स्थानों पर किया जाता है, एक क्रेडिट पक्ष और एक डेबिट पक्ष। ठीक है, प्रथम व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में, ठीक है, और दूसरा पक्ष क्या लिखा रखा है, चिट्टे का संपत्ति पक्ष। वो भी दो पक्ष हैं, एक तो दायित्व वाला और एक संपत्ति वाला। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो पक्ष हो गए, एक तो कौन से बता रहा है, अगर डेबिट क्रेडिट में बात करें तो कौन सा पक्ष आएगा, क्रेडिट पक्ष आएगा। और स्टॉक है तो स्टॉक तो क्या होता है, हमेशा संपत्ति होता है, क्या होता है, संपत्ति होता है, तो चिट्टे कौन सी पक्ष में आएगा, संपत्ति पक्ष में आएगा। तो ये याद रख लेना, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, डेबिट होगा, और व्यापार खाता क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री याद ही कर लेना चाहिए, एक ही दो एंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, डेबिट होगा, यहां से पता चल रहा है अपने को, और ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। यदि अंतिम स्टॉक तलपट के अंदर लिखा है, यदि अंतिम स्टॉक किसमें लिखा है, तलपट के अंदर, तलपट के अंदर अंतिम स्टॉक लिखते नहीं है, सामान्यतः तलपट के नीचे फुट नोट में लिखते हैं। ठीक है, तो उसे केवल चिट्टे में, चिट्टे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा चिट्टे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। तलपट निर्माण से पूर्व निम्न प्रविष्टि से व्यापार खाते में समायोजन किया जा चुका होता है। उसका तलपट निर्माण करने से पहले क्या कर देते हैं, समायोजन कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्या कर देते हैं, डेबिट होगा, और किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तब जाकर किस में होगा, तलपट में उसका लेखा होगा। तलपट में लेखा कब होता है, जब परचेज अकाउंट में उसका समायोजन पहले कर लिया जाता है। कैसे करते हैं, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तब जाकर किस में आता है, वो तलपट में लिख सकते हैं। नहीं तो बाकी क्लोजिंग अकाउंट का रहेगा, फुट नोट में नीचे ही रहेगा। अंतिम प्रविष्टियों एवं हस्तांतरण प्रविष्टियां, व्यापार खाते से संबंधित मदों को व्यापार खाते में हस्तांतरण करना अंतिम प्रविष्टि कहलाता है। अंतिम प्रविष्टियों या हस्तांतरण प्रविष्टियां, व्यापार खाते से संबंधित मदों को व्यापार खाते में हस्तांतरण करना अंतिम प्रविष्टियां कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। क्रय वापसी को क्रय खाते में अंतरण करना, तो देखो यहाँ पे क्रय वापसी में और सेल रिटर्न में दो अपन जानते हैं, परचेज अपन अमूमन काम में लेते, परचेज क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, अपन अंतिम प्रविष्टियां करेंगे तो ऐसे में उल्टा काम करेगा, परचेज रिटर्न तो क्या होगा, डेबिट होगा, और परचेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। अपने को पता है सेल अकाउंट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन सेल अकाउंट को तो डेबिट करेंगे और सेल रिटर्न अकाउंट उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, विपरीत करेंगे ना। तो क्रय वापसी मतलब परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न तो क्या हो जाएगा, अंतिम प्रविष्टि क्या होगी, परचेज रिटर्न तो हो जाएगा डेबिट, जिसको होता कौन सा है, परचेज होता है, लेकिन विपरीत एंट्री होगी। ठीक है, परचेज रिटर्न तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही सेल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और सेल रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके व्यापार खाते से
व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की मदों को व्यापार खाते में अंतरण हेतु अंतिम प्रविष्टि। व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की मदें हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और ये देखो ये सारी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, जो अपन ने पहले पढ़ ली थी। अपन ने पढ़ा था ना डेबिट में, डेबिट पक्ष में कौन कौन आएगा, तो डेबिट पक्ष में क्या आता है, तो ओपनिंग अकाउंट आता है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। बाद में जो भी खर्चा हो रहा है, परचेज, वेजेज, कैरियज, ठीक है, फ्रेट, ये सब क्या है। साथ में आप ये भी ध्यान रखना, ये सब कौन से वे हैं, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन से हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष की मदों को व्यापार खाते में अंतरण हेतु अंतिम प्रविष्टि क्या करेंगे, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष की मदों को व्यापार खाते में अंतरण हेतु अंतिम प्रविष्टि कैसे करेंगे, सेल अकाउंट और क्लोजिंग अकाउंट, ये किस में आते हैं, क्रेडिट में आते हैं। इनको क्या करेंगे, इनको डेबिट कर देंगे, इनको डेबिट कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये अपन ने पढ़ लिया, पहले ही पढ़ा नहीं था कि अपन ने भी ऊपर आया था कि सेल अकाउंट और क्लोजिंग अकाउंट क्या होते हैं हमेशा, ये जब आएंगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट पक्ष में एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट की। तो सेल और क्लोजिंग स्टॉक, उनके लिए व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष का योग, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक होने पर सकल लाभ की राशि को लाभ हानि खाते में अंतरण करने की प्रविष्टि। लाभ की स्थिति होती है, अगर लाभ की स्थिति हो रही है तो कैसे अंतरण करेंगे, मैंने बताया था व्यापार खाते का बैलेंस किस में ट्रांसफर होता है, लाभ हानि खाते में होता है, P&L में होता है। तो देखो कैसे अंतरण करेंगे, लाभ हानि खाते में बताया तो लाभ हानि खाते में अगर राशि आ रही है, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट, क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर क्या हो रही है, हानि, तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहां देखो ट्रेडिंग अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, इसकी राशि निकलेगी किस में जाएगी, P&L में जाएगी। P&L में क्या होगा, लाभ होगा, तो लाभ की स्थिति में P&L क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। व्यापार खाते के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होने पर क्या होगा, डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक है, तो इसमें क्या है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, आय क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या होगी, हानि, क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। हानि का अंतरण कैसे करेंगे, अब देखो राशि कहां से निकलेगी, P&L से निकलेगी। हानि हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलेगी, राशि निकलेगी। तो P&L अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और जो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक सैंपल है, सैंपल में आप ज्यादा याद नहीं रखना, आपको इतना से याद रखना है। ये तो पता ही है आपको, ओपनिंग स्टॉक इधर आएगा, इधर आएगा, इधर कौन सा स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये तो है आपका डेबिट पक्ष, ये कौन सा पक्ष है, डेबिट पक्ष है, और ये कौन सा है, क्रेडिट पक्ष है, ठीक है। आपने को मोस्टली इधर का याद रखना है, इधर का याद रखे तो बाकी क्या होंगे, सब डेबिट पक्ष में रहेंगे। बाई सेल, सेल से जो राशि आई वो यहाँ लिखनी है। जैसे मान लो सेल से आया आपके पास 5 लाख रुपए, रिटर्न कितने हो गए, सेल रिटर्न हो गए 50,000, तो कितने हो गए, टोटल सेल कितनी हुई, तो अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुद्ध विक्रय। ये है शुद्ध विक्रय, इसे कहते हैं जो रिटर्न हुआ है उसको कम कर दो, तो वो कम कर देंगे तो कितने बच गए, 4.5 लाख बच गए। जैसे मान लो ये था 4,50,000 है, जिसमें 50,000 का अपन ने क्या कर दिया, सेल का क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ऐसे हमारे पास कितने बचे, शुद्ध विक्रय कितना बच गया, शुद्ध विक्रय बच गया 4 लाख, कितना बच गया, 4 लाख। 50,000 कम कर देंगे तो कितने बच गए, 4 लाख, वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अपन कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है आपके पर्सन में, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इनका जोड़ यहाँ जोड़ नहीं लेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट होने की स्थिति में यहां लिख लेंगे, और टोटल कहां जाएगा, यहां हो जाएगा। हानि होने की स्थिति में क्या लिखेंगे, बाई ग्रोस लॉस, हानि होने की स्थिति में बाई ग्रोस लिखेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो क्या लिखेंगे, 2 बाई ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। जो किस नीचे एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा आपके आगे। एग्जाम्पल है, एक व्यापार खाता है, ठीक है, इसमें स्टॉक साफ दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका एक PDF आपके अलग से डाल दूंगा। स्टॉक है, उसकी राशि है, ऐसे ही परचेज की राशि है, सेल की राशि है, फ्रेट और ऑक्ट्राई है, वेज है, फैक्ट्री लाइटिंग है, ऐसे मतलब कई प्रकार के खर्चे हैं, ठीक है। अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है सेल, अपने को तो ध्यान रखना है सेल और क्लोजिंग अकाउंट किधर है, क्लोजिंग अकाउंट में कितने रुपए लग रहे हैं, आ रहे हैं, तो सेल का ये सेल है, ठीक है। और एक क्लोजिंग अकाउंट और होगा यहाँ पे,
5,50,000। ये क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है 5,50,000। कितने लिखे हुए हैं? 5,50,000। तो देखो 5,50,000 ये लिख दिए, और सेल कितना था? ये था। सेल रिटर्न और होकर रखा इसमें, सेल रिटर्न सेल रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न इनवार्ड मतलब अपने पास वापस आ गया, उसको रिटर्न इनवार्ड बोलेंगे। तो रिटर्न इनवार्ड आ गया। रिटर्न इनवार्ड कितना है? 1.5 लाख है। 38 लाख में 38 लाख की सेल में 1.5 लाख कम कर देंगे, कितने बच गए? 36,50,000 बच गए। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ये हो गया। इनका योग कितना हो रहा है? इनका योग हो रहा है 42 लाख। कितना हो रहा है? 42 लाख इनका योग हो रहा है। ठीक है, इनका योग निकाल लिया अपन ने 42 लाख। अब इनका जोड़ा अपन ने, जो खर्चा हुआ था उसको जोड़ दिया। परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक आ गया, फिर परचेज जो करा इस साल कितना परचेज करा वो आ गया। इस साल के परचेज में जो रिटर्न हुआ है, रिटर्न आउटवार्ड, ठीक है, बाहर से जो रिटर्न आया है, ठीक है, रिटर्न आउटवार्ड बाहर भेजा है रिटर्न, ठीक है, उसको कम कर देंगे तो कितने बच गए? 15 लाख थे, 90,000 का माल वापस बेच दिया, रिटर्न परचेज रिटर्न कर दिया, तो 14,10,000 बच गए। और बाकी अन्य खर्चे हैं जो प्रत्यक्ष व्यय हैं, ठीक है, तो प्रत्यक्ष व्यय सारे आए यहाँ तक पूरे प्रत्यक्ष व्यय आ गए। और उनका योग लगभग कितना हुआ भाई? 17 लाख का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 17 लाख क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो ऐसे में जो 42 लाख थे उनमें से क्या कर दिया? बाकी की राशि इनका योग घटाया तो कितना आ रहे थे? 17,10,000 आ रहे थे। इसका मतलब क्या ज्यादा था? क्रेडिट पक्ष का योग क्या था? ज्यादा था। तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ को इधर डेबिट पक्ष में लिख देंगे कि ये दोनों का बैलेंस मिलना चाहिए ना, तो इसमें लिख दिया ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। ठीक है, तो यहां आ गए, कहां ट्रांसफर होगा? ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? P&L में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो P&L में ट्रांसफर होगा तो 17,10,000 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, इससे पता चल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ अप्रत्यक्ष व्यय थे, जैसे ऑफिस का रेंट, रिपेयर, कैरियज, आउटवार्ड, ठीक है, इनको शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये क्या है? अप्रत्यक्ष व्यय थे। उदाहरण है अगला, सूचनाओं से सकल लाभ की गणना कीजिए। ये सूचना दे रखी है आपको, इसके आधार पर सकल लाभ की क्या करो? गणना करो, निकालो। देखिए क्या करोगे? कुछ कम करो, रिटर्न हो रखा उसको कम कर दो। ठीक है, परचेज है, परचेज रिटर्न। तो देखो पहले तो अपन क्या निकालेंगे? अपन ने परचेज कितने में करा? ये कह रहा है निम्न सूचनाओं से सकल लाभ की गणना करो। सकल लाभ चाहिए, सकल लाभ किसका? तो टोटल परचेज कितना है? 2,24 लाख है। टोटल परचेज कितना है? 24 लाख है। परचेज रिटर्न कितना कर दिया? 50,000 कर दिया। रिटर्न कर दिया 50,000। तो 50,000 क्या कर देंगे अपन? इसमें कम कर देंगे। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष वे कितने हैं? 2 लाख के हैं, तो प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष वे हैं वो तो जुड़ेंगे इसमें, परचेज में जुड़ेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? 50,000 का कितने बच गए? 1.5 लाख। कितने बच गए? 1.5 लाख। 1.5 लाख बच गए। 1.5 लाख जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे? 25,50,000। ये हो गया अपना क्रय मूल्य। क्या हो गया? शुद्ध क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, वो बोल रहा है माल का 4/5 भाग। 4/5 भाग कितने में बेच दिया? 25 लाख में बेच दिया। ठीक है, तो माल कितना है? माल का मूल्य कितना है? 25,50,000 है। तो 25,50,000 का 4/5 भाग निकाल लो पहले तो। 25,50,000 का 4/5 भाग निकाल लो। 5 का भाग दिया, 25 कितने आएंगे? 1 और 4 0। ठीक है, 4 से गुणा कर दो तो क्या होगा? 5 चौके 20, ये 4 और वही 4 0 आ जाएंगी। कितने आ गए भाई? 20,40,000। 20,40,000 माल कितने का था? 4/5 भाग का 4/5 भाग 4/5 भाग का क्रय मूल्य क्या आएगा? 4/5 भाग का क्रय मूल्य किसका? 4/5 भाग कितना था? 20,40,000 था, और बेच कितने में दिया? 25 लाख में बेच दिया। तो ऐसे में लाभ कितने का हो गया? तो अपन लाभ कैसे निकालेंगे? सकल लाभ कैसे निकलेगा? 25 लाख। ठीक है, जो उसने बेचा है। शुद्ध विक्रय मूल्य ये है। शुद्ध विक्रय मूल्य में शुद्ध क्रय मूल्य निकाल लेंगे। आपको पता चल गया होगा शुद्ध विक्रय मूल्य, शुद्ध क्रय मूल्य क्या होगा?
जो रिटर्न है परचेज में जो परचेज रिटर्न कम कर दो, क्या हो गया, शुद्ध क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय है, विक्रय सेल है, सेल में से सेल रिटर्न कम कर दो तो वो क्या है, शुद्ध विक्रय मूल्य आ जाएगा। अंतर कर दो, कितने आ जाएंगे, 5 लाख हैं, 5 लाख में 40,000 कम कर दो तो कितने बचेंगे, 5 लाख 40, 4,60,000, 4,60,000 क्या हो गया, उसको ग्रोस प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया, 4,60,000 का ग्रोस प्रॉफिट हो गया है। तो यहां तक आपके समझने में कोई दिक्कत है? नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, हल्का सा पढ़ो, करने की कोशिश करो। निम्न सूचनाओं से बेचे गए माल की लागत एवं अंतिम स्टॉक की गणना कीजिए। आपके पास सेल कितनी है, 10 लाख, सेल रिटर्न कितने हैं, 30,000, ठीक है। तो ऐसे में अपन क्या निकालेंगे, शुद्ध सेल निकालेंगे। तो शुद्ध विक्रय मूल्य क्या निकालेंगे, शुद्ध विक्रय मूल्य में क्या होगा, जो सेल हुई है उसमें जो रिटर्न करा वो क्या कर दो, कम कर दो, तो 9,70,000 हो गए। ग्रोस प्रॉफिट कितना दे रखा उसने, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है पहले से ही 2,50,000, 2,50,000 दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000 है, कितना है, 40,000 है। और परचेज कितने करा उसने, परचेज कर लिया उसने 8 लाख का, परचेज रिटर्न कितना है 10,000 का, तो कम हो जाएगा। और कैरेज इनवार्ड क्या है, प्रत्यक्ष व्यय है, क्या है, व्यय है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पहले चलते हैं, पहला प्रश्न था अपने पास, इसमें पूछा है नेट सेल, तो नेट सेल क्या होगी, तो नेट सेल तो आप निकाल दो, नेट सेल में क्या होगा 10,000 और उसमें क्या निकाल देंगे 30,000 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30,000 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी नेट सेल आ जाएगी। तो कर लो, कर लेना आप, ये तो भाई यही तो है, इनको कम कर लेंगे तो कितने बचेंगे, 970 बच जाएंगे क्या, इनका अंतर करेंगे तो नेट सेल आ जाएगी ना, तो इनका अंतर करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 9,70,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो अपने सामान बेच दिया उसकी रेट क्या है, तो उसमें उसका फॉर्मूला क्या है, नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। नेट सेल कितनी हुई है, नेट सेल ये आ गई अपने पास, अब वो वाली सेल बदलना, नेट सेल कितनी है 9,70,000 माइनस ग्रोस प्रॉफिट कितने का है 2.5 लाख का, इनका अंतर कर दो तो ये तो कितना बच जाएगा 7 लाख, और ये बच जाएगा 7,20,000, तो कितने आ जाएंगे 7,20,000 आ जाएंगे। अगला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेच दिया उसकी कीमत क्या थी, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओ, यही सेम फॉर्मूला लगा लो, हल करो फटाफट। क्या है पहले तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक था आपके 40,000 था क्या, ओपनिंग स्टॉक 40,000 कितना है 40,000, ये फॉर्मूला है, इसमें से कैसे रखना है, जो क्वेश्चन था इसको उस फॉर्मूले में रख लो। तो फॉर्मूले में क्या रखोगे, ओपनिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ, ये तो अपने पास है ही पहले से, कितना है 7,20,000 रुपए, तो 7,20,000 तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अपने पास पहले से पता है, ठीक है। क्या निकालना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 40,000 है, बराबर में कर लेंगे। फिर बाद में है परचेज कितना था अपने पास, परचेज में क्या निकाल देंगे, परचेज रिटर्न कम कर देंगे, तो परचेज कितना है अपने पास, परचेज है 8 लाख में से 10,000 रुपये कम कर देंगे, प्लस 8 लाख माइनस 10,000 प्लस कैरेज इनवार्ड कितना हो जाएगा 30,000, प्रत्यक्ष व्यय है जुड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 30,000। फिर बाद में है माइनस क्लोजिंग स्टॉक दे नहीं रखा, क्लोजिंग स्टॉक अब निकल जाएगा, ठीक है। सबका आगे डाटा अपने पास, किसका डाटा नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का डाटा नहीं है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक,
ये करोगे, इसको हल करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू, इसमें किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ये आप निकाल लोगे, नॉर्मली है, निकाल लेना। आप क्या करोगे, इसका पक्षांतरण कर देना इधर, इसका इधर पक्षांतरण करोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ले लेना इधर, क्लोजिंग स्टॉक उसको इधर ले लेना। या ऐसे नहीं करो तो इनका ऐड करके अंतर कर लेना, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर ले लेना। नहीं ऐसे नहीं करो तो ऐसे करो सीधा ही। ये 30,000 10,000 किसके हैं, माइनस के हैं, इसमें से कम कर दो, कितने बच गए, 20,000, कितने बच गए, 20,000 बच गए। ये कितने हैं, 40,000, इसमें ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 60, 60 में 8 लाख जोड़ दो तो कितने बच गए, 8,60,000, 8,60,000, और माइनस में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर में कितने हैं, 7,20,000, कितने हैं, 7,20,000 हैं। अपने को चाहिए क्या, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ऐसे में इसका इधर पक्षांतरण कर देते हैं, इधर इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएगा तो कितने बचेंगे, चलो पूरा लिख देते हैं, 8,60,000 माइनस 7,00,000, सॉरी ये माइनस का रहेगा तो प्लस का है, 7,20,000, ठीक है, 7,20,000 माइनस का बड़ा है, इधर भी सी एस किसका है, क्लोजिंग स्टॉक किसका है, माइनस का, माइनस का माइनस से कैंसिल, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी अभी प्लस मत करो, अकेली संख्या होती तो होता, पहले सॉल्यूशन होगा, पहले सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन क्या होगा, 20 कम कर दो, कितने बच गए, 40, तो ये बच गए, 40,000 तो ये बच गए, और ये कितना है 8 है, ये कितना है 7, तो 1,40,000, कितना बच गए, 1,40,000 किसके आ रहे हैं, माइनस का बड़ा था तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इधर सी क्लोजिंग स्टॉक किसका है, माइनस का है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 1,40,000, कितना आ गया, 1,40,000। तो ऐसे आप निकाल सकते हो आसानी से कि क्लोजिंग स्टॉक का निकालना कैसे है, आसान हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसका उद्देश्य क्या है, सकल शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी है। सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी किसे, व्यापार खाते से। व्यापार खाते का बैलेंस किस में आएगा, लाभ हानि खाते में आएगा। लाभ हो रहा है तो उसके लाभ, अगर व्यापार खाते में लाभ हो रहा है तब तो क्रेडिट पक्ष में, अगर हानि हो रही है तो किस पक्ष में आएगा, डेबिट पक्ष में आएगा। व्यापार खाते में माल के अन्य से संबंधित प्रत्यक्ष व्ययों को लेखाकर सकल लाभ की जानकारी की जाती है। व्यापार खाते में तो क्या होता है, केवल प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं और उससे क्या पता चलता है, सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी होती है। लेकिन नेक्स्ट चरण में क्या होता है, जो अप्रत्यक्ष व्यय छूट गए, जो अप्रत्यक्ष व्यय अन्य व्यय हैं वो छूट गए, उनका लेखा भी इसमें क्या आता है। जो अप्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं, जो माल के विक्रय में वृद्धि हेतु होते हैं, माल की बिक्री बढ़े इसके लिए काम में ले जाते हैं, उनको बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय, ठीक है। अप्रत्यक्ष व्ययों में कार्यालय, प्रशासन और विक्रय एवं वितरण व्ययों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अप्रत्यक्ष व्यय में कौन कौन शामिल है, उनका नाम आगे है, याद कर लेना सी। कार्यालय, प्रशासन, विक्रय व वितरण व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। इस खाते का अंतर, इस खाते से जो अंतर आएगा उसको क्या कहते हैं, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि कहते हैं, जिसे किसमें ट्रांसफर किया जाता है, जिसे कैपिटल अकाउंट बोले तो पूंजी खाते में अंतरित यानी हस्तांतरित किया। अंतरित को बोलते हैं हस्तांतरित या ट्रांसफर, ठीक है। उद्देश्य क्या है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का ज्ञान करना। व्यय, अगर शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, कई बार क्या हानि ज्यादा हो रही है तो ऐसे में व्यय पर नियंत्रण करने के लिए निर्णय होते हैं। इससे ही अगर आपके पास P&L निकाल रखा है तो आप निर्णय ले सकते हैं कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ से लाभ की कमी हो रही है, ठीक है। शुद्ध लाभ की पूर्व वर्ष से तुलना, आपका जो शुद्ध लाभ है उसके पिछले वर्ष से क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आयकर के निर्धारण में क्या है, सहायक है। लाभ के आधार पर इनकम टैक्स भरना पड़ता है, जितना लाभ होता है उसके आधार पर इनकम टैक्स की गणना होती है। लाभ हानि खाते में दिखाई जाने वाली मदे, मतलब डेबिट पक्ष में क्या दिखाएंगे और क्रेडिट पक्ष में क्या दिखाएंगे। व्यापार खाते से सकल लाभ, व्यापार खाते से सकल लाभ व सकल हानि का अंतरण कर प्रत्यक्ष व्यय आय इस खाते में लिखे जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय में क्या लिखते हैं, सॉरी डेबिट पक्ष में तो देखो डेबिट पक्ष में कौन होंगे, जो भी आपके नुकसान होंगे, हानि होंगे, व्यय होंगे, किस में आएंगे, डेबिट पक्ष में आएंगे, क्योंकि लाभ हानि खाता है। क्रेडिट पक्ष में कौन से आएंगे, आय वाले पक्ष क्रेडिट पक्ष में आएंगे। सकल हानि, व्यापार खाते में हानि और क्यों किस में आएगी,
डेबिट पक्ष में आएगी। कार्यालय व प्रशासन संबंधी व्यय, कार्यालय व्यय में क्या क्या खर्चे आ गए, वेतन, कार्यालय कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय का किराया, लाइटिंग, मुद्रण व स्टेशनरी सामग्री, कानूनी व्यय, अंकेक्षण की फीस, ठीक है, कार्यालय फर्नीचर के मरम्मत व मूल्यह्रास, कार्यालय का बीमा आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। विक्रय व्यय, ये यहाँ पे मूल्यह्रास किसका है, फर्नीचर का, इनका ही है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय व्यय वितरण व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय का वह भाग जो विक्रय व वितरण व्यय से क्या है, संबंधित हो, ठीक है। अप्रत्यक्ष व्यय का वह भाग जो किसके काम में आ रहा है, विक्रय व्यय वितरण, विक्रय व्यय वितरण के लिए आ रहा है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम आ रहा है, वह भी क्या माना जाएगा, अप्रत्यक्ष व्यय ही माना जाएगा। जैसे विज्ञापन, पैकिंग का व्यय, जावक गाड़ी भाड़ा, ठीक है, कमीशन, डूब वितरण, सपुर्दगी, वाहनों पर मूल्यह्रास, ठीक है, गोदाम का बीमा आदि सब क्या है, अप्रत्यक्ष व्यय में शामिल हैं। वित्तीय व्यय, इनमें ऋण पर ब्याज, दान, पूंजी पर ब्याज, स्वीकृत बट्टा आदि आते हैं, किसमें, वित्तीय व्यय में आते हैं। असामान्य हानि, असामान्य हानि कौन सी होंगी, संपत्तियों के विक्रय पर हानि, आग लगने पर हानि होगी, माल व संपत्ति नष्ट हो जाते हैं, चोरी से हानि, रोकड़ का गबन आदि असाधारण व्यय होते हैं, उनको हानि लाभ हानि खाते में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। निम्न व्यय लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि व्यवसाय के निजी व्यय हैं, अतः आहरण शीर्ष में लिखकर पूंजी से क्या करा जाएगा, घटाया जाएगा। अपन ने पहले पढ़ लिया था, क्या है, आहरण खाता क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है, और घटती क्या है, पूंजी घटती है। इन व्ययों को दर्शाया नहीं जाता, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट के नाम से अलग से खाता खुलता है। तो घरेलू व्यय हो गया, मालिक द्वारा रोकड़ या सामान निकालते हैं वो, और अपना खुद का आयकर या जीवन बीमा जमा कराता है, वो सब किस में शामिल है, इसी में शामिल हो जाएंगे। लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखे जाने वाले में सकल लाभ, अन्य प्रकार की आय कौन सी होगी, कोई कमीशन आ गया, ठीक है, संयुक्त साहस से लाभ हो गया। इसके अतिरिक्त व्यवसाय से संबंधित आय नहीं है, उसे भी क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। व्यवसाय से संबंधित नहीं है लेकिन आय है, जैसे ब्याज की प्राप्ति हो गई, विनियोग से आय हो गई, किराए की प्राप्ति हो गई, आहरण पर ब्याज हो गया, प्राप्त बट्टा, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर प्राप्त लाभ आदि सभी इसमें शामिल किए जाएंगे। इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर, ठीक है। इसमें ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट में अगर लॉस हुआ है तो उसका ट्रांसफर करते हैं तो किस पक्ष में आता है, डेबिट पक्ष में आता है। तो डेबिट पक्ष में अगर लॉस हुआ है तो ही लिखेंगे, नहीं लिखना। लॉस हुआ है तो क्या पहले एंट्री क्या आएगी, ग्रॉस लॉस, ठीक है, जो लॉस हुआ है वो आएगा सकल हानि, ठीक है। ये आवा कौन सा पक्ष है, क्रेडिट पक्ष है। यहां सबसे पहले एंट्री कौन सी है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं आपके अप्रत्यक्ष हुए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी का है, रेंट का है, टैक्स है, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब आप पर लेना है ना। ये सब कौन से हैं, जो यहां से देखो कुछ ऐसे हैं जो कॉमन से रहेंगे, लेकिन वो क्या है, आप जब पर्सन पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा, एग्जाम्पल देंगे तो पता चल जाएगा कि ये विक्रय के लिए खर्च हो रहा है। किसके लिए, विक्रय के लिए। मान लो विक्रय के लिए, प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी लगी हुई, तो गाड़ी का भाड़ा है, तो क्या है, विक्रय के लिए है, तो गाड़ी का भाड़ा इधर भी काम आ रहा है, किसमें, आपके प्रत्यक्ष व्यय में भी आ रहा है, और गाड़ी का भाड़ा उधर भी काम आ रहा है। तो वो कॉमन से होते हैं कई बार, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉमन वाले, तो आपको अलग से हिंट देंगे प्रश्न में। और यहाँ पे जो रिसीव्ड, सब में रिसीव्ड जो प्राप्त है ना, वो सारे क्या है, इंटरेस्ट आ गया, और ये सब क्या है, बैड प्रोविजन फॉर बैड डेबिटर्स क्या हो गया, ये भी क्रेडिट पक्ष में आता है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना एक बार, इनका एग्जाम्पल है ना। ये एग्जाम्पल है, वैसे आपके काम का नहीं है। ये क्या है, 10वीं 12वीं, ये 10वीं में कॉलेज में इनमें होते हैं ना, सॉरी 11th में 12th में कॉलेज में बच्चे होते हैं, उनकी काम आता है, ठीक है। उसमें P&L उनसे बनवाते हैं, उनको क्वेश्चनों का सेट दे देते हैं कि सेल एक्सपेंस इतना हुआ है, ऑफिस रेंट इतना है, ट्रेडिंग ऐसे लिख देते हैं। ये उनको क्या करना होता है, ये पूरा मीटर में जो लिखा हुआ है, ये पूरी संख्या लिखी हुई है, पूरी डिजिट लिखी हुई है, राशि लिखी हुई है, साथ में जो पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है वो सारा अलग ऐसे अलग क्वेश्चन में लिख देते हैं। इसमें इतने रुपए खर्च हुए, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, ये है, जो भी है पूरा लिख देते हैं।
अब आपको क्या उसके आधार पर ये बनाना होता है, तो उसके आधार पर ये बनाया है। तो उसमें पहले जो छांटेंगे अपन की पर्टिकुलर्स कौन से में आएगा, डेबिट पक्ष में आएगा, क्रेडिट पक्ष में आएगा। तो अपने को पता है अपन मोस्टली इसमें जाएंगे ग्रोस प्रॉफिट किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का कितना था 20,50,000, उसको अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। बाई कमीशन आया है तो अपने पास आय है तो इसको ले लेंगे इधर। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट प्राप्त वाला लिखा हुआ है, एक तो डिस्काउंट अपन देते हैं वो तो अपने लिए क्या है, हानि है, ठीक है। तो दोनों जगह आपको देखना पड़ेगा। डिस्काउंट अगर प्राप्त हुआ है तो लाभ है, लाभ है तो किस में लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। बाय मिसलेनियस रिसीव्ड, अन्य प्रकार की कोई प्राप्ति, ठीक है, वो भी किधर आ जाएगी, आपके क्रेडिट पक्ष में आ जाएगी। तो क्रेडिट पक्ष का योग होगा ये आने का, ठीक है। ये डेबिट पक्ष का योग है। अब इस पक्ष का पूरा योग कितना हुआ, 20,59,000 हुआ। और इस पक्ष का ऐड करेंगे तो इस पक्ष का जो भी ऐड हो, इस पक्ष का लगभग ऐड हो रहा है 6 लाख। कितना हो रहा है, 6 लाख के आसपास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। 6 लाख रुपए खर्चा हो गया, 6 लाख रुपए इसमें से कम कर दो, 6 लाख रुपए इसमें से कम करेंगे तो कितने बचते हैं, 14,75,000 बचते हैं। तो वही लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। प्रॉफिट कितना हो गया, 14,75,000 के क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। दोनों का ऐड बराबर करने के लिए प्रॉफिट किधर लिख दिया, इधर लिख दिया। यहाँ लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर हानि होती तो हानि कहाँ आती, हानि आती, यहाँ लिखते बाई लॉस, बाई लॉस लिखते। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टू नेट प्रॉफिट, तो वहां लिखते बाई नेट लॉस, बाई नेट लॉस, यहाँ लिखते बाई नेट लॉस लिखते। देखो ऊपर वाले फॉर्मेट में लिखा होगा, ये रहा, बाई नेट लॉस हो गया, ठीक है। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता है तो ये लाइन लिखते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दोनों में से एक ही आएगा। हानि होने की स्थिति में तो हानि आएगी, जो किधर होगी, क्रेडिट पक्ष में होगी। और अगर लाभ हो रहा है तो उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि दोनों का बैलेंस बराबर करना होता है, इसलिए लिखा जाता है, ठीक है। अंतिम प्रविष्टियां, लाभ हानि खाते से संबंधित मदों को लाभ हानि खाते में स्थानांतरण करना क्या कहलाता है, अंतिम प्रविष्टियां कहलाता है। किसके लिए, लाभ हानि खाते के लिए अंतिम प्रविष्टि कहलाएगी, लाभ हानि खाते से संबंधित मदों को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने के लिए। इस क्रम में लाभ हानि के डेबिट पक्ष की मदों हेतु अंतिम प्रविष्टियां, डेबिट पक्ष की मदें। डेबिट पक्ष में तो क्या होगा, जो हानियां हैं, नुकसान है, वो सारे उनमें क्या होगा, P&L अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो सबको डेबिट कर दिया, जो भी खर्चे हो रहे थे उनको सबको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में ये कौन से वे थे, अप्रत्यक्ष वे। कौन से हैं, अप्रत्यक्ष वे हैं। इसके बाद में लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष की मदों की अंतिम प्रविष्टियां क्रेडिट पक्ष की हैं, तो ये तो क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। और P&L क्या हो जाएगा, क्रेडिट। P&L क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू P&L अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो आ रही हैं उनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये राशि जो रिसीव्ड हुआ वो किधर चला गया, P&L अकाउंट में चला गया। ये आपकी समझ में आ रहा होगा आसानी से। शुद्ध लाभ को पूंजी खाते में क्या करते हैं, अंतरण करते हैं। तो शुद्ध लाभ उसमें भेजेंगे तो P&L क्या होगा, P&L में क्या होगी, कमी होगी। यहाँ की राशि कहाँ जा रही है, कैपिटल अकाउंट में जा रही है, तो यहाँ से कम होकर कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। शुद्ध हानि की स्थिति में, शुद्ध हानि हो रही है, ऐसी स्थिति में P&L तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से राशि निकलकर जो हानि हुई है वो किस में डाल देंगे, वापस P&L में डाली जाएगी, दोनों को बराबर किया जाएगा। लाभ को परिचालन लाभ व शुद्ध लाभ में वर्गीकृत किया जा सकता है। लाभ को दो भागों में बांट सकते हैं, परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ। व्यवसाय के संचालन में होने वाला लाभ परिचालन लाभ कहलाता है। व्यवसाय के संचालन में होने वाला लाभ परिचालन लाभ कहलाता है। इस हेतु लाभ हानि खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष में व्यवसाय के संचालन से संबंधित अप्रत्यक्ष व सकल लाभ, कमीशन आदि, कमीशन व ऐसी आय जो व्यवसाय के संचालन से संबंधित हो लिखी जाएगी। अंतर की राशि परिचालन लाभ कहलाती है, ठीक है। परिचालन लाभ में वित्तीय व गैर व्यावसायिक मदों के समायोजन के पश्चात शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा था आपका, विशेष रूप से आपके समायोजन की प्रविष्टियां देकर अंतिम खाते दे रखे हैं। लेकिन अपन हल्का सा अंतिम खाते के बारे में जानेंगे ना, तो ही अपन आगे कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा मैंने हल्का सा आपको, ये है तो वैसे आपके लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, लेकिन ऐसे याद रख लेना।
एक बार क्या है आपको याद क्या रखना है, आपको तो फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट में क्या याद रखना है, क्रेडिट पक्ष में जो आ रहा है उसको याद रखना है। क्या पूछेंगे, कौन सा क्रेडिट में शामिल होगा और कौन सा डेबिट में शामिल होगा। आपको पता चल गया, क्या पता चल गया आपको, प्रत्यक्ष व्यय किस में आते हैं, प्रत्यक्ष व्यय आएंगे किस में, आपके व्यापार खाते में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, उसमें कौन सा आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, दोनों में सेल किधर आती है, क्रेडिट में आएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का, इतना याद रखना है। और सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी से मिलती है, ठीक है। सेकंड में इसका बैलेंस किस में ट्रांसफर करते हैं, P&L में ट्रांसफर करते हैं। अगर हानि हो रही है तो सकल हानि हो रही है तो P&L के डेबिट पक्ष में, सकल लाभ हो रही है तो P&L के क्रेडिट पक्ष में डाला जाता है, ठीक है। अब P&L खोल लिया तो P&L में क्या है, जो भी अपने को आय राशि आ रही है वो तो किसमें, क्रेडिट पक्ष में, जो राशि खर्च हो रही है वो किसमें, डेबिट पक्ष में चली जाएगी, ठीक है। उसको लास्ट में निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट हानि हो रही है, यहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट हानि होती है वो किसमें जाएगी, कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप हल्का हल्का इनका जो नॉर्मल है ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो आप जो इनका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को 2-3 बार याद कर लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। उसी से आपके ये फॉर्मूले बनेंगे, जो अपने फॉर्मूला क्वेश्चन करते हैं ना कुछ, वो फॉर्मूले वहीं से बनेंगे। क्या शुद्ध विक्रय क्या है, तो नेट शुद्ध विक्रय क्या होगा, जो रिटर्न हुआ है उसको कम कर दो विक्रय में। ऐसे ही शुद्ध परचेज, जो नेट परचेज वो क्या होगा, नेट परचेज होगा, जो नेट परचेज रिटर्न हुआ उसको क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। तो आप और पढ़ लेना, आपकी बुक में कुछ अलग दे रखा है हल्का सा, उसको और पढ़ लेना आप। धन्यवाद।